तेजस्वी जी कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। या ये दावा खुद तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया कि बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, राहुल गांधी हैं। बिहार में ही अपने गठबंधन के दल को न्योता नहीं दिया गया है। मांझी जी कह रहे हैं कि हमको तो न्योता ही नहीं मिला है। ललन सिंह हमेशा से भारी व्यक्ति हैं, वो जदयू के हैं ही नहीं। और वो बाहर निकल के क्या क्या गाली गलौज उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ किए, वो पूरा बिहार जानता है। आज वही ललन सिंह कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, तो आप लोगों को इस पर कितना तकलीफ होता है और इसको कैसे देखते हैं? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में कल दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। विपक्षी एकजुटता की तैयारी एक तरफ चल रही है। 23 तारीख को एक बड़ा आयोजन होना है, सभी बड़े चेहरों को बुलाया गया है। कौन कौन जुटेगा इस पर हमारी नजर है। लेकिन बिहार में कल दो बड़ी घटनाएं जो हुई, वो कैसे महागठबंधन की इस एकजुटता को इम्पैक्ट कर सकती हैं, उस पर चर्चा होगी आज। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं नरेंद्र कुमार जी, जो कि आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और महासचिव भी हैं। इस चर्चा में बीच में हमारे साथ बाबा भी जुड़ेंगे। विशेष टिप्पणी और कुछ उनके सवाल हैं जो नरेंद्र जी से वो पूछेंगे भी। नरेंद्र जी, पहला सवाल जो एक तथ्य के साथ मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कल एक बहुत बड़ी बात हुई। ललन सिंह ने पत्रकारों से बात करते वक्त ये कहा कि नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए कोई नारा न लगाया जाए, इससे विपक्षी एकजुटता कमजोर होगी, इससे मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं उनको लगेगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं, या ये मान लिया गया कि नीतीश कुमार से होना। नुमान जी, आपने बहुत बारीकी से इस चीज को पकड़ा है। ललन सिंह जी अब इस चीज को समझ चुके हैं कि उन्होंने जो सपना आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिखाया है वो पूरा नहीं हो सकता जी। इसका असली चेहरा 2014 के चुनाव में देखने को मिला, जब जदयू अकेले चुनाव लड़ रही थी और उनको उसका पूरा अनुमान है। ये सिर्फ आरजेडी को ठगने का कार्यक्रम कर रहे हैं कि आपको हम सीएम बनाएंगे, हम पीएम बनेंगे। ना वो सीएम बनने वाले हैं तेजस्वी जी, ना नीतीश कुमार जी अगली बार सीएम बनने वाले हैं, ना ही वो पीएम बनने वाले हैं। देखिए, विपक्ष में जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगा कि नॉन कांग्रेस का कोई व्यक्ति, आज देखिए कि मल्लिका जी के आने के बाद भी सारे डिसीजंस गांधी परिवार ही लेता है जी। तो ललन सिंह जी हाथ जोड़ के कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि इस बार पीएम का नारा ना करो, क्योंकि ललन सिंह जी इस चीज को बखूबी समझ चुके हैं कि पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। उस पार्टी में सिर्फ नाम की अब पार्टी बची है। जो भी उस पार्टी के अच्छे लोग थे, कुशल लोग थे, अनुभवी लोग थे, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। और जो बचे हुए हैं, जो विधायकगण जो चुनाव लड़के आए हैं, वो भी देखिएगा 25 से पहले सब कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ लेंगे और वो ढूंढने की तैयारी सब लोगों ने शुरू कर दी है। नीतीश कुमार जी के विपक्ष में कोई स्वीकार्यता नहीं है। स्वीकार्यता होगा कैसे? आप एक डेटा पे नजर डालिए। कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो हम उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जिसने कोई बड़ा काम किया हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर का उनका कैंडिडेट बना तो उन्होंने गुजरात मॉडल को दिखाया, गुजरात की विकास के बारे में बात किया, वहां के उद्योग के बारे में विकास किया। हमारे नीतीश कुमार जी का जो उपलब्धि है वो क्या है? देखिए, बिहार का जो आमदनी है वो पूरे भारत में सबसे कम है। मतलब प्रति व्यक्ति आय जो बिहार का है वो सबसे कम है, 54,000 रुपए मात्र बिहार का है। वहीं देश में 1,72,000 है। अब आप सोचिए कि जिस राज्य में 17 सालों मुख्यमंत्री रहे हैं उसको 1/3 पहुंचा दिया, तो देश को कहां लेकर के जाएंगे? उसके अलावा भारत देखिए आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है। थोड़े से ही नंबर से हम लोग तीसरे नंबर की कगार में खड़े हैं। उसके बाद जो सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारा, डिफेंस का बजट देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। पहले ये 2 लाख करोड़ का इकोनॉमी हुआ करता था, अब देखिए 3,18,000 करोड़ का इकोनॉमी हो गया है। डिफेंस बजट में डबल से ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। तो कोई भी आज भारत में सिर्फ बिहार के एक दल के चाहने से प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा नहीं। डेटा है, क्षमता है, किसके अंदर क्षमता है। तो नरेंद्र मोदी जी के तुलना में आज ना विपक्ष में कोई है और ना अगले 10 साल 20 साल में कोई होने वाला है। वो उम्मीदवार होंगे और वही जीतेंगे। जी जी। एक तरफ तैयारी चल रही है, पूरे जोर से चल रही है। ये दावा खुद तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया कि बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, राहुल गांधी हैं। बिहार में ही अपने गठबंधन के दल को न्योता नहीं दिया गया है। मांझी जी कह रहे हैं कि हमको तो न्योता ही नहीं मिला है।
देखिए, मांझी जी को इन्होंने हमेशा से बेवकूफ बनाया है, मैं यही वर्ड बोलूंगा। कुछ समय के लिए उनको सीएम बनाया, फिर उनको अपस्त करके बेचारे को परेशान करके सीएम से हटाया, उनको रिमोट पे चलाने की कोशिश करी। तो ये लोग हमेशा जो है दलित विरोधी रहे हैं। दलितों की उपेक्षा सबसे ज्यादा अगर इन्होंने करी है तो नीतीश कुमार जी और आरजेडी के शासनकाल में सबसे ज्यादा दलित पे हमले हुए हैं, दलित का वो हुआ है। वैसे ही अब मांझी जी को स्थान नहीं। बात रही विपक्षी एकता की, तो विपक्षी एकता कुछ है ही नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस ही भाजपा के सामने खड़ी होगी 2024 में, देश की बात करें तो। और बिहार की बात करें तो आरजेडी से एनडीए का जो है सीधा सीधा मुकाबला होने वाला है। और पूर्णिया के मंच से नीतीश जी, कुमार ने ये वादा किया था मांझी जी को कि आपको आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। कुछ खास डेवलपमेंट तब से हुए नहीं। एक गाड़ी की डिमांड लेकर नहीं, नीतीश कुमार जी को के पास अपने पूरे दल बल के साथ जाना पड़ा उन्हें। देखिए, अगर आपके पास कुछ होगा तभी तो देंगे। नीतीश कुमार जी को पता है कि हम अगर नीतीश कुमार जी के इस गठबंधन से कोई 5 या 10 सीट लेके भी लड़ जाए तो जी नुकसान ही करेगा अपनी पार्टी का। जीतने वाले तो एक सीट भी नहीं है। जी मांझी जी की उपेक्षा बहुत लंबे समय से हो रही है। उन्होंने कई बार सही कहा है, उनका बेटा सही में बहुत काबिल है। संतोष जी की या बात करें, वो बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको क्या स्थान मिला महागठबंधन में? जी और उनको अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। मुझे लगता है काफी परिपक्व है, वो निकल के गठबंधन से बाहर उनको आना चाहिए और नया रास्ता ढूंढना चाहिए। और वो ऐसा करते हुए दिख भी रहे। वो चुनाव से पहले हमेशा, आपके विश्लेषण को भी मैं देखता हूं और वो सही निकलता है कि चुनाव से पहले हमेशा वो दल बदलते हैं और दल बदल के उनको हमेशा फायदा मिला है। वो सरकार में आए हैं, उनको सीट मिली है, वो चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं और मंत्री भी बने। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। उससे पहले जब महागठबंधन के साथ थे उनको कुछ नहीं मिला। तो नीतीश कुमार जी को पता है कि ललन सिंह जी तो कहते ही है ना कि उनके पेट में दांत है, तो किसी को वो अपनी हकीकत नहीं बताते हैं कि वो करने वाले क्या है, करेंगे क्या। और ललन सिंह जी तो बहुत बेहतर जानते हैं इस चीज को। तो सारी स्ट्रैटेजी जो है वो ललन सिंह बना रहे हैं कि किसको कब कैसे बेवकूफ बनाना है। नीतीश जी लगातार जब से आए हैं महागठबंधन में, एक सर्टेन अफेक्शनेट वो रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव के प्रति। यहाँ तक कि ये भी कह दिया था एक बार कि इनके पिताजी को फंसाने की कोशिश कैसे करता है, सब आप देखते करते हैं। और कल लालू यादव जी का जन्मदिन था, उम्मीद थी कि नीतीश कुमार काफी खुशी खुशी जाएंगे, मुलाकात भी करेंगे। लेकिन एक नारा लगता है केक कटिंग के दौरान कि बिहार का सीएम कैसा हो तो तेजस्वी यादव जैसा हो। खबर उसके तुरंत बाद आई कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचेंगे लालू यादव को आशीर्वाद देने के लिए पर्सनली। इस घटना को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आप लोग रह चुके हैं। नीतीश जी का एक ईगो सर्टेन है जो कि अगर मसाज नहीं होता है तो बड़ा बुरा मान जाते हैं उसको लेकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी बहुत समय से कुर्सी से चिपके हुए हैं। उनको सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी चीज से है तो कुर्सी से। ये जो नारा उठा है कि बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी जी जैसा हो, तो उससे उनको खतरा दिख रहा है। उनको ये लग रहा है कि ये लोग तो हमको 1 साल 1.5 साल में लपेट देगा। तो इससे वो नाराज होंगे कहीं ना कहीं, और वो एक रास्ता बनाए रखे। लालू जी से उन्होंने देखिए कितने 17-18 साल तक तो उन्होंने बिल्कुल दुश्मनी बना के रखी हुई। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो एक बहुत बड़े उनके दुश्मन है, लेकिन और साथ में ही वो अपना जगह बनाए। तो हमेशा दो तरफ की राजनीति करते हैं। जंगल राज का नैरेटिव भी उन्हीं का दिया हुआ है। बिल्कुल, जंगल राज का नैरेटिव देना हुआ है। हम सबको उन्होंने ही बताया कि जंगल राज बिहार में था भी। बिहार में अपहरण होता था। चिक चिक के उन्होंने कहा कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम चोर हो, तुम लोगों ने ये काम किया है। तो नीतीश कुमार जी अब ये सोच रहे हैं कि अगर कल जन्मदिन में जाते, लालू यादव जी का जन्मदिन था, तो उसमें उनको उनके सामने अगर नारा लग रहा था, उनको इस चीज की जानकारी थी कि नारा तो लगेगा ही लगेगा, तो उनको इससे तकलीफ होता। और वो मजबूरी की राजनीति कर रहे हैं। अब वो असहाय हो चुके हैं। उनके साथ समस्या यह है कि अब कहाँ जाएंगे। भाजपा के साइड पे वो जा नहीं सकते, लालू यादव जी को छोड़ नहीं सकते। तो बीच मझधार में, इससे पहले हम लोगों ने उनको इतना कमजोर कभी नहीं देखा है। और जिस तरीके से उनकी, अब आप देखेंगे हाल फिलहाल में उनको उनकी याददाश्त भी जाने लगी है जी। तो ये सब बहुत चिंताजनक है कि बिहार में एक व्यक्ति के पास सरकार हो और उनको नाम नहीं याद रहता है लोगों का। तो हो सकता है कि उनके आसपास के लोग न जाने क्या क्या गलत फैसले उनसे करवा के सिग्नेचर कराया जा सकता है। बहुत सारी चीजें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा और बहुत बुरी तरीके से बिहार का भविष्य जो है खतरे में है आज के समय में। इस चर्चा में हमारे साथ बाबा भी जुड़ रहे हैं। विशेष टिप्पणी और कुछ सवाल है जो आपसे बाबा करना चाह रहे हैं, तो बाबा को मैं जोड़ रहा हूँ इस चर्चा में। बाबा स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दो युवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे देख करके और बिहार की चर्चा
कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों की राजनीति और हम लोगों ने जो राजनीति को देखा है वो लंबा समय हो गया, लेकिन अब आप लोगों के हाथ में ये पूरा बिहार और देश है। हम जो वर्तमान है उसके साथ साथ जो आपका अतीत है उसको लेकर के भी हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले तो जिस तरह से आप लोग अपनी नई पार्टी बनाए और आपने एक हेतु दिया कि हम किस कारण से अलग हुए हैं, हम 2005 वाली स्थिति फिर से पैदा नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने इससे इनकार किया है, लेकिन इसके बाद भी 2-3 ऐसे स्टेज आए हैं जहां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को समझौता करना पड़ा है। क्या नीतीश कुमार जी का 23 तारीख का बैठक जो है वो एक समझौता है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 23 तारीख का जो एक बैठक है, ये एक सिर्फ ये दिखाने की एक कोशिश है कि कहीं न कहीं विपक्ष एक हो रहा है, लेकिन हकीकत में आप देखिए, जब विपक्ष एक होने का कोशिश किया, 19 में भी किया, 14 में भी किया, विपक्ष और कमजोर हुआ है। जी। और विपक्ष में हर दल में हर व्यक्ति नेता ही है। वहाँ कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। आप देखिए, जो कांग्रेस इस गठबंधन का आने वाले समय में सबसे बड़ा पार्टनर है, वो राजस्थान में कैसे जूझ रहा है अपने ही नेता से, सचिन पायलट जैसे। वैसे कर्नाटक में देखिए कि एक सीएम एक डिप्टी सीएम आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे हैं। तो बिहार में वो आ जरूर रहे हैं, और लालू यादव का स्पेशल रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी को कोई भाव देता नहीं है। ये आप सब जानते हैं कि आज के समय में उनका जो होल्ड है वो एक सीट का है। अगर एक सीट भी वो जीत पाए इस लोकसभा के चुनाव में, तो बहुत बड़ा जीत होगा। तो नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, नमन जी ने एक सवाल आपसे पूछा था कि एक तरफ जहां नारा लग रहा है कि देश का पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो, दूसरी तरफ नारा लग रहा है कि बिहार का सीएम कैसा हो तेजस्वी यादव जैसा हो, और इन दोनों नाराओं पर ब्रेक लगाया जाता है। एक नारा जो देश के पीएम की है उस पर ललन सिंह ब्रेक लगाते हैं, और जब बिहार के सीएम की बात होती है तो उस पर तेजस्वी यादव लगाते हैं। नमन जी ने सवाल पूछ लिया, लेकिन मेरा थोड़ा अलग सवाल है। मेरा सवाल यह है कि जब विपक्ष की एकजुटता की बात होती है तो ललन सिंह और तेजस्वी यादव ही साथ रहते हैं, घोषणा तिथियों की वही करते हैं, तिथियों के एक्सटेंड होने पर वही घोषणा करते हैं, और नीतीश कुमार जब विपक्ष को एकजुट करने के लिए जाते हैं तो यही दोनों रहते हैं। इसके पीछे की कोई कहानी आपको समझ में आ रही है क्या? ये कहाँ जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी को ये दोनों ही, ललन सिंह जी भी नीतीश कुमार जी के करीबी तो कभी रहे नहीं है। संभवतः समय ऐसा आ गया है कि वो करीबी, उन्होंने क्या क्या सुनाया नीतीश कुमार जी को, यहाँ तक कहा कि उनके पेट में वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें दांत रखते हैं, वगैरह वगैरह। तो ललन जी और ये दोनों साथ रहने का सिर्फ एक ही कारण है कि कैसे हम इस व्यक्ति को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बेवकूफ बनाते रहे, उनको सपना दिखाते रहे, और सपना देख के जब उठते हैं तो उनको लगता है नहीं, हम तो पीएम बन ही नहीं पाएंगे। अरे तुम भी सीएम नहीं बन पाओगे, क्योंकि इनको अपना भविष्य पता है। नीतीश कुमार जी भली भांति जानते हैं कि एनडीए से अलग होने के बाद उनकी क्या हालत लोकसभा के चुनाव में होता है, और वैसे ही उनको पता है कि विधानसभा में भी क्या होता है। तो तेजस्वी जी कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बिहार को एक जंगल राज में धकेला, अपराध का एक, आज आप देखिए न्यूज पर उठा करके दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के राज्य में आधे से ज्यादा लोग भूखमरीज के शिकार हैं। ये योजना आयोग का रिपोर्ट है कि मोर देन 50% लोग बिहार में खाना नहीं खा पा रहे हैं, 2 टाइम का, गरीबी में है, पोवर्टी में है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा? बात बिहार की सीट का नहीं है ना, बिहार के बाहर कौन स्वीकारता है उनकी? एक जो मुख्यमंत्री सही से नहीं बन पाए, उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कैसे कांग्रेस स्वीकार करेगा? और बाकी दल, उधर ममता बनर्जी है, उधर केजरीवाल जी हैं, जो अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। जी, ये नरेंद्र जी, ये तो सवाल था जो जनरल प्रोस्पेक्ट पे मैंने पूछा। हम आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ और आपसे जुड़ा हुआ सवाल भी कुछ जानना चाहेंगे, और बिहार की जनता भी जानना चाहती है। आप पार्टी के कोर टीम में हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दिल्ली में क्या हलचल हो रही है उसकी जानकारी आपको बेहतर ढंग से होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो बिहार में और देश भर में अपनी पार्टी को एक नए संगठन की तरफ आप लोग लेकर के जा रहे हैं, कई नए और मजबूत चेहरे जुड़ रहे हैं। इसको लेकर के पार्टी का कई, हमने देखा है कि प्रकोष्ठों का गठन हुआ है, जिसमें काफी मजबूती से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर आपकी नजर है, आपके लोग जाकर के वहां आंदोलन करते हैं और दोषियों को सजा दिलवाने तक का काम करते हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि बिहार में एक विकल्प के रूप में आप लोग नीतीश कुमार का सामने आ रहे हैं, और ये कब तक संभव हो पाएगा? देखिए, जहां तक
हमारी केंद्रीय टीम की बात है, हमारी केंद्रीय टीम में बहुत अनुभवी लोग हैं और राज्य में जिस तेज गति के साथ हम लोगों ने जिला अध्यक्ष से लेके प्रकोष्ठ और राज्य के पदाधिकारी सबकी घोषणा की और सारे हमारे लोग बहुत मेहनती है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में सब लोग दिन रात मिलकर के काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही मकसद है कि बिहार को कैसे इस जंगल राज, रिटर्न और भ्रष्टाचार राज जो अभी हो गया है, इसे कैसे बचाया जाए। बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गरीबी के दलदल में भेज दिया गया, और सबसे बड़ी बात जनता दल यूनाइटेड के लोगों के लिए है, जब नीतीश कुमार जी ने अंदर ही अंदर विलय का फैसला ले लिया, अंदर ही अंदर उन्होंने ये मान लिया कि तेजस्वी जी हम नेता होंगे। क्या जनता दल यूनाइटेड में कोई और व्यक्ति सक्षम नहीं था या सक्षम नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोग दल से ऊपर उठ करके अब सिर्फ समस्या नहीं, समाधान की बात कर रहे हैं। शिक्षा पे हमारी लड़ाई है। हमारे नेता शिक्षा के लिए, आप जानते हैं कि उन्होंने केंद्र में अपनी कुर्सी को त्याग दिया था, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के लिए कुर्सी त्यागा था। तो हम समानता की बात करते हैं, हम गरीबी की बात करते हैं, हम उस भ्रष्टाचार की बात करते हैं जो पिछले विगत 32 साल में बिहार में फैलता जा रहा है और बिहार को आज सबसे निचले पायदान पर पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और लालू यादव जी के परिवार के नेतृत्व में हुआ है। बिहार में कोई उद्योग नहीं आ रहा, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ये सब बड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल एक बहुत बड़ा विकल्प है, इसलिए क्योंकि विकल्प हमारे नेता सबसे ज्यादा अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं आज के समय में। बिहार में चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने हमेशा कुर्सी को त्यागा है, कभी भी दल बदल करके कुर्सी नहीं प्राप्त करी उन्होंने कुर्सी खोया है जन मुद्दों के लिए, जन आंदोलन करके उन्होंने कुर्सी को त्याग किया है। तो ये सब जो कुर्सी बदलते हैं, चुनाव लड़ा जाता है किसी और मुद्दे पर, किसी और दल के साथ चले कहीं और जाते हैं, तो इन लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है बाबा कि इनको कैसे सत्ता में बने रहना है। हमारे लिए संघर्ष जरूरी है, हमारे लिए बिहार के लोगों का मुद्दा जरूरी है। नरेंद्र जी, जब आपसे हमारी बात पिछली बार जब आप पटना आए थे तो हुई थी, उस बीच में आपने बहुत सारे मुद्दों को रखा था। आपने कहा था कि मेरा तकलीफ ये है कि मैं दिल्ली में रहता हूं और बिहार से जब लोग जाते हैं, जिस लीन-थीन स्थिति में जाते हैं, वो देख करके दुख होता है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार को विकसित करें और बिहार से पलायन रोकें। इसके लिए आपने कुछ स्ट्रक्चर भी बताया था, उसकी चर्चा हम कभी विस्तृत करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आपकी पार्टी के भी जो लोग जुड़ रहे हैं लगातार, वो भी जानना चाहते हैं, बिहार की जनता भी जानना चाहती है, और जो सीट आप लोग चुनाव लड़ेंगे 2024 में, किसके साथ लड़ेंगे, कौन कौन सी सीट होगी, वहां के लोग भी अब तैयारी में लग गए हैं कि आखिर क्या होगा। हमने 8 सीटों का एक रखा था कि आप लोग 8 सीटों की डिमांड रखे हैं, जिसमें से आपको 3-5 जो भी मिलना हो, वो कौन कौन सी सीट है, क्या वो काराकट है, सीतामढ़ी है, सुपौल है, बेतिया है, वाल्मीकि नगर है? देखिए, आपने 3 सवाल पूछा है कि पहला सवाल जो आपका है कि हमारी जो लोग हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, उनको निर्देश है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आप जन मुद्दों के साथ जुड़िए और उस पर काम करिए। और हमारी जो है बातचीत निश्चित तौर पर हम महागठबंधन की तरफ तो जिंदगी में नहीं जाने वाले हैं और हम लोग एनडीए के साथ जाएंगे। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन होने वाला है, उसकी बातचीत आखिरी पर लेवल पे जा चुका है। देखिए, इसमें क्या होता है कि तैयारी तो नेतागण हमारी 40 के 40 फीट पे है, हम तो कभी 8 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूती अगर संगठन की हर जिलों में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर बूथ में होगी, तभी हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर एनडीए के गठबंधन में मिलेगा। इस पर और राजनीति कभी भी बाबा 5 साल के लिए नहीं किया जाता है। हमारे जो नेता है उनका नजर अगले 20 साल के बिहार के भविष्य का है, बिहार के युवाओं का है। तो उन सब मुद्दों को लेकर के हम हर दिन तैयारी करने वाले, हर दिन हमारा चुनावी दिन होगा, हर दिन हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए, बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। जहां तक आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में कहां लड़ना है, तो संभवतः देखिए जो क्षेत्र आपने नाम लिया है वो आपकी न्यूज में कोई विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं है और हमारी डिमांड है और भी कुछ डिमांड है भाजपा के साथ, क्योंकि हमारे पार्टी का आज हम बहुत बड़े जनाधार के नेता हमारे साथ हैं, उनकी विजन है और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी लव कुश को साधते हुए 17 साल तक शासन किया और कहीं न कहीं उन्होंने लव की भी अपेक्षा करी, कुश को तो उन्होंने बिल्कुल ही अपेक्षा किया। बाकी समाज के लोग उनके साथ थे, उनको उन्होंने धोखा दिया और वहां गए कहां पे, जो जंगल राज प्रेमी थे, जंगल राज के युवराज थे, अंत में उन्होंने उनको ही सत्ता पहुंचाने का काम किया। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हमारे पार्टी के सभी नेता, आप देखेंगे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सिर्फ नाम का नेता हो या सिर्फ चुनावी यात्रा कर रहा हो। हम उन सीटों पर भी तैयारी कर रहे हैं जहां पर भाजपा का सिटिंग एमपी है या भाजपा का सिटिंग एमएलए है।
हम हर जगह एक मजबूत साझेदार बनेंगे, तभी हम एक मजबूत पार्टी बन पाएंगे और हम बिहार में हमारा शेयरिंग और भविष्य हमारे पार्टी का उज्जवल होगा। कहीं ना कहीं जो आपने बातें कही वो दिख भी रहा है, चूंकि आपके नेता लगातार बिहार में हैं और अधिकतर समय उनका बिहार में ही गुजर रहा है। जब मीटिंग दिल्ली में होती है तो जाते हैं, बाकी आप लोग संभाल ही रहे हैं दिल्ली में। वो हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, किसी खास पार्टिकुलर नहीं बल्कि पूरे बिहार में उनका दौरा हो रहा है। लेकिन इन सब के बाद एक सबसे अंतिम और मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा कि एक तरफ आप लोगों ने ही, आपके नेता ने ही शुरुआत किया था, जब वो जदयू के सदस्य हुआ करते थे, जब एनडीए में थे, तभी उन्होंने एक विजन दिया था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल और सफल दावेदार होंगे। उनके नेतृत्व में बिहार सहित देश एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। ये चर्चाएं धीरे धीरे आगे बढ़ी और इसी चर्चा को कहीं ना कहीं हैक कर लिया ललन सिंह ने। आज वही ललन सिंह कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। तो आप लोगों को इस पर कितना तकलीफ होता है और इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही, सही बात है, राष्ट्रीय कमेटी के मीटिंग में उन्होंने इस चीज का कहा था। हर दल का जो नेता होता है वो चाहता है कि हमारे दल के जो सुप्रीम लीडर है वो देश में जाए, आगे बढ़े। यही भावना हमारे नेता के थी। एक छोटे भाई के नाते उन्होंने हमेशा, जब तक नीतीश जी को जरूरत पड़ा है, उन्होंने आगे बढ़ करके अपने हित को त्यागते हुए, अपने दल, अपने पार्टी को त्यागते हुए उन्होंने जदयू का साथ दिया, नीतीश कुमार जी का साथ दिया। ललन सिंह हमेशा से बाहरी व्यक्ति हैं, वो जदयू के हैं ही नहीं, और वो बाहर निकल के क्या क्या गाली गलौज उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ किए वो पूरा बिहार जानता है। और आज हम लोगों को तकलीफ इस बात की नहीं है कि नीतीश कुमार जी पीएम नहीं बन पा रहे, हमें तकलीफ इस बात की है कि नीतीश कुमार जी के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की याददाश्त जा रही है, बिहार के लोगों के साथ क्या होगा, बिहार में क्या क्या गलत फैसले करवाए जाएंगे। आज आप देखिए, जो आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोपी है, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को भागलपुर में ठेकेदार ठेका दिया है, ये बहुत बड़ा प्रकरण है। अगर आपको कभी समय मिले तो बड़ी चर्चा हो सकती है कि एक छोटी सी कंपनी रातों रात बड़ी कंपनी कैसे बन जाती है। कहीं ललन सिंह जी के इशारे पर लंबे समय से हो रहा है, जिसकी खबर नीतीश कुमार जी को या तो नहीं है या खबर उनको कम है। ये सब चिंता का विषय है। नीतीश कुमार जी बहुत असहाय हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं आज के समय में, आप कह सकते हैं, जब से उनका बिहार में कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो आपने सबसे पहला पूछा था बिहारियत को लेकर के, दिल्ली में और बाकी सारे महानगर में आप देखेंगे तो बिहार ने सिर्फ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक लेबर फैक्ट्री बनाने का काम किया है। बिहार में फैक्ट्री नहीं बन पाया, उद्योग नहीं बन पाया, क्योंकि बिहार की सिस्टम 90% सिर्फ और सिर्फ लेबर का प्रोडक्शन करती है। तो बड़ा ही चिंताजनक है हम सबके लिए आज का समय, तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी की हालत देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम चाहेंगे कि इस मीटिंग से आप लोग हमको अलग करें और आप लोग आप जो चाहें उसको करें। देखिए, चर्चा में एक बड़ी बात ये हुई कि हमने ये जाना कि बिहार में मौजूदा में नीतीश कुमार जी जिस परिस्थिति में हैं, वहां से आगे का रास्ता क्या बनता है। एक तरफ जहां ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार उस रेस में नहीं है जिस रेस में उन्हें उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत पहले ही लाया था। चलिए, राजनीति इसी तरीके से चलती है। अब तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है, नीतीश कुमार उस पर जो प्राथमिक रिएक्शन देते हैं उससे तो समझ में आ जाता है कि महागठबंधन सब कुछ ठीक नहीं है। 23 तारीख को जहां विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे आने वाले हैं, वहीं बिहार से कौन कौन आएगा, यही बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में। धन्यवाद नमन जी आपका, और आपके सारे सब्सक्राइबर का जो भी देख रहे हैं, वो आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं बिहार के लिए, करते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।